नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम भारत में रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बताया गया है आर्टिकल 39 में कि देश के जो संसाधनों का वितरण है उसका कंसंट्रेशन या संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि आर्थिक नीति इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए जिससे देश में संसाधनों के कंसंट्रेशन में कमी आए, कुछ लोगों के पास वेल्थ कंसंट्रेट ना हो। ये प्रावधान आर्टिकल 39 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किया गया है। पब्लिक फाइनेंस का जो मूल सिद्धांत है वो सिद्धांत ही यही है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी कि हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार लिया जाए और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए। ये मूल सिद्धांत है पब्लिक फाइनेंस का। तो इसका उद्देश्य ही ये है कि समाज में जो असमानता है उस असमानता को कम किया जाए, या यूँ कहा जाए कि समाज की जिम्मेदारियां उठाने में जो संपन्न तबके के लोग हैं वो ज़्यादा मदद करें। तो इन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए या इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में शुरुआत में स्वतंत्रता के बाद ही कुछ पॉलिसीज़ अपनाई गई जिनके माध्यम से जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को कम किया जा सके, जिसमें सबसे पहला कदम उठाया गया 1951 में जब एबोलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। और जमींदारी प्रथा का ही अंत नहीं किया गया बल्कि उसके साथ साथ कुछ और कदम उठाए गए जिन्हें लैंड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला काम किया गया एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, दूसरा काम किया गया टेनेंसी रिफॉर्म्स कि जो लोग किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। साथ ही साथ इम्पोजिशन ऑफ सेलिंग, भूमि की अधिकतम सीमा या जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई, जिसके माध्यम से जो सरप्लस जमीन आई उसको लोगों के पास रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया या लैंडलेस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये लैंड रिफॉर्म के मेजर्स उठाए गए। और साथ ही साथ चूंकि हमारी जो इकोनॉमी थी या जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से गवर्न हो रही थी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से गवर्न होने का मतलब है कि समाज के जो सबसे गरीब वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा तेजी से ऊपर उठाने के लिए सरकार के द्वारा एक्टिवली कदम उठाए जा रहे थे। प्लानिंग भी उसी का एक हिस्सा था। हम 5 ईयर प्लान हम लॉन्च किए हुए थे और उनके माध्यम से हम नीतियाँ बना रहे थे। लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम था वो प्राइवेट हैंड में था, तो प्लान की प्रायोरिटीज और बैंकिंग सिस्टम की जो प्रायोरिटीज थी वो अलग अलग हो जा रही। तो इस जो इनकंसिस्टेंसी थी इसको दूर करने के लिए सरकार ने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो बैंक भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो एक प्रकार से ये भी जो मेजर था वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने का ही एक उपाय था। तो न केवल बैंक नेशनलाइजेशन बल्कि एयरलाइंस, कोल माइंस, बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया इस उद्देश्य से कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो और साथ ही साथ नीतियां उस दिशा में काम करें जिससे गरीब तबके का ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जा सके। अब इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ अपनाई गई जब हमारी आइडियोलॉजी सोशलिज्म से प्रभावित थी तो उसका असर भी हमको दिखाई पड़ा। वेल्थ के कंसंट्रेशन के रूप में तो बहुत असर नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम 51 से 81 की तुलना करें तो वेल्थ कंसंट्रेशन जो टॉप 1% लोगों का था वो 12.9% से घटकर 12.5% हुआ। टॉप 1% का वेल्थ कंसंट्रेशन। लेकिन जो इनकम पर प्रभाव था वो सब्सटेंशियल था और वो था कि टॉप 1% लोगों का जो जीडीपी में परसेंटेज था, हिस्सा था, वो 11.5% था इन 1951, जो 1981 में घट करके मात्र 6% पर आ गया।
ये टॉप 1%, ये आपका वेल्थ का और ये है आपका इनकम का। तो निश्चित रूप से जो उस समय पॉलिसीज अपनाई गई, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज अपनाई गई, उसका असर वेल्थ कंसंट्रेशन में तो उतना नहीं दिखा, लेकिन जो इनकम जनरेशन हो रही थी उसमें इसका असर दिखाई पड़ा। लगभग आधे पर ये आगे टॉप 1% लोगों के जो इनकम जनरेशन थी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है ये इनकम जनरेशन में डिफरेंस के कारण ही होता है। अगर टॉप लोगों की इनकम तेजी से बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उनकी सेविंग तेजी से बढ़ेगी, सेविंग तेजी से बढ़ेगी तो वेल्थ भी तेजी से बढ़ेगा। अगर लोअर लेवल के जो लोग हैं उनकी इनकम कम तेजी से बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उनकी सेविंग भी कम होगी और वो वेल्थ क्रिएशन भी कम कर पाएंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से हमने जो शुरुआत में जो पॉलिसीज अपनाई उनके कारण इनकम जनरेशन में जो इनइक्वलिटी थी उसमें सब्सटेंशियल गिरावट आई। लेकिन उसके बाद 80s के बाद या 90s में, इनफैक्ट हमने 80 में ही माइल्ड लिबरलाइजेशन की शुरुआत सरकार के द्वारा कर दी गई थी। 90s में हमने मार्केट इकोनॉमी मॉडल अपना लिया। तो जो सोशलिस्ट पैटर्न की जो पॉलिसीज थी वो सारी की सारी बदल दी गई। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर प्राइवेट बिजनेस के लिए ओपन कर दिए और प्राइवेट बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है, ये समाज के लिए काम नहीं करता। इसीलिए सरकार को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट बनाना पड़ा। तो ये प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है प्राइवेट बिजनेस। जब हमारी इकोनॉमी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई उसका परिणाम ये हुआ कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में कुछ लोगों को फायदा बहुत ज़्यादा हुआ और कुछ को फायदा कम हुआ। और परिणाम हुआ कि जो इनकम कंसंट्रेशन है, जनरेशन है, इनकम जनरेशन और वेल्थ कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो रिपोर्ट ये कहती है कि टॉप 1% लोगों के पास लगभग 40% वेल्थ कंसंट्रेट है, जबकि जो टॉप 1% लोग हैं उनका जो इनकम जनरेशन है वो लगभग 25.5%, यानी आपकी जीडीपी का लगभग इतने परसेंट टॉप 1% लोग जनरेट कर रहे हैं। और देश में जो टोटल वेल्थ है उसका 40% टॉप 1% लोगों के पास है। तो अब इसको इससे कंपेयर करें तो निश्चित रूप से आफ्टर लिबरलाइजेशन देश में असमानता बहुत बढ़ गई है। अब असमानता अगर रहे इकोनॉमी में तो इकोनॉमी को लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि असमानता है, इसका मतलब कि कुछ लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये लंबे समय तक बनी रही तो इकोनॉमी में डिमांड की कमी हो जाएगी। जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं टॉप लेवल पर, उनकी वस्तुओं को खरीदने वाले नीचे के लेवल पर लोग नहीं होंगे, तो फिर इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो सस्टेन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये निश्चित रूप से समस्या आ गई है कि हम इस इनइक्वालिटी को किसी प्रकार से कम करें। तो उसको कम करने के लिए किया क्या जा सकता है? अब निश्चित रूप से वो पहले वाला लैंड रिफॉर्म में जो लैंड सीलिंग में लैंड ले ली गई या नेशनलाइजेशन में बैंक को सरकार ने ले लिया बैंकों को, अब उस तरह की पॉलिसी तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी की फिलॉसफी ही बदल गई है। अब हम प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस प्रकार की पॉलिसी अब आज के समय में लागू कर पाना संभव नहीं। तो फिर आज हमें किस प्रकार की पॉलिसी की जरूरत है? सबसे पहली जरूरत तो यह है कि क्रोनी कैपिटलिज्म इसे समाप्त किया जाए। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब कि ऐसे लोगों का बिजनेस बढ़ता है जो सरकार के ज़्यादा करीबी होते हैं या सरकार से जिनके संबंध अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों का बिजनेस बढ़ता है। देश में यह एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जिन उद्योगपतियों के या जिन लोगों के संबंध सरकार से अच्छे हैं उनकी इनकम और वेल्थ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बाकी लोगों के जो वेल्थ है या जो इनकम है उसमें वह तेजी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो सबसे पहली जरूरत तो यही है कि जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है इसको किसी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जाए या कम से कम इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में कदम उठाया जाए। दूसरी बात जो है वो जॉब क्रिएशन की है कि इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है लिबरलाइजेशन के बाद, लगातार हमारे देश में समस्या बनी हुई है।
कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। हम लोग ये बड़े जोर से बताते हैं दैट वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये नहीं बात बताते कि ये जो ग्रोथ है जॉबलेस है, लोगों को रोजगार मिल ही नहीं पा रहा। तो जब रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से जो नीचे लोअर इनकम ग्रुप के लोग होंगे उनका इनकम जनरेशन उनकी कम हो जाएगी। तो जॉब क्रिएशन के लिए फिर हमको उन सेक्टर्स को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर इंडस्ट्री है। इन सेक्टर्स को प्रमोट करना पड़ेगा जिससे जॉब क्रिएशन और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तीसरी बात है स्किल डेवलपमेंट की। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसको इस ढंग से हमें रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है जिससे हम लोगों की स्किल क्रिएट करने में सफल हों, और न केवल क्रिएट करने में सफल हों बल्कि हम ये भी जान पाएं कि किस इंडिविजुअल का या किस बच्चे का स्किल किस दिशा में है, उसका इंटरेस्ट किस दिशा में है, उसको हम प्रमोट करने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो रोजगार है वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं। तो हमें कुछ सोशल सिक्योरिटी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के लिए उपलब्ध कराने की जरूरत है। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इनको अगर हम बेहतर नहीं बनाते हैं तो जो नीचे के आय वर्ग के लोग हैं इनकी इनकम जनरेशन कैपेसिटी निश्चित रूप से कम हो जाती है। तो इस प्रकार की पॉलिसीज अपना करके हम जो असमानता बढ़ रही है उसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएं, ये हमारी पब्लिक पॉलिसी का एक पार्ट होना चाहिए। आजकल हम जो टैक्स रेट है इसको घटाकर 30% कर दिए। 80s में जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है ये ऑलमोस्ट 97.7% था, जो टॉप के इनकम ग्रुप के लोग थे। तो अब हम उस लेवल पर नहीं जा सकते, लेकिन ये तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जिसकी इनकम ज़्यादा हो रही है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। अब इसमें ये कुतर्क नहीं दिया जाना चाहिए कि जो ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। भाई किसान जो खेत में काम कर रहा है वो कम मेहनत कर रहा है क्या? जो सड़क पर रिक्शा चला रहा है वो कम मेहनत कर रहा है क्या? लेकिन उसकी इनकम तो उस प्रकार की नहीं है जो एसी में बैठ के मेहनत कर रहे हैं। तो ये कहना कि वो वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसलिए कमा रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर समस्या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की है। जब तक हम अवसर की समानता इंश्योर नहीं करेंगे तब तक ये जो असमानता है आय में और वेल्थ में, इस असमानता को भी घटा पाना बहुत कठिन होगा। तो इस तरह से आज की जो हमारी असमानता की समस्या है इसको हम पहले की नीतियों के माध्यम से सुलझा नहीं सकते। आज की असमानता की समस्या को हम आज के संदर्भ को लेते हुए ही सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर असमानताएं बनी रही तो फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चेन या जंजीर की जो मजबूती है वो उसकी सबसे कमजोर कड़ी से आती जाती है। तो अगर चेन के सभी लिंक बहुत मजबूत हैं लेकिन कोई एक कमजोर है तो एक झटके में चेन टूट जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।